हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज बेटा हम लोग फुल लेंथ का डिस्कशन करेंगे। फुल लेंथ पेपर जो आज हमारे पास है 29 अप्रैल को। ठीक, तो अब जरा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। न्यू लाइट जो है इंस्टीट्यूट 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स बेटा लॉन्च कर रही है। ठीक, जो 11th स्टूडेंट हैं, 11th एंड 12th स्टूडेंट के लिए नीट, जेई और बोर्ड तीनों जो है कवर कराए जाएंगे ना। 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है और इस कोर्स की डिटेल क्या है, इसमें हम लोग कंप्लीट कवर किया जाएगा। नीट, जेई और बोर्ड के एग्जाम के जितने भी सिलेबस हैं सारे कवर किए जाएंगे लाइव लेक्चर्स में। और अगर आप किसी भी वजह से लाइव लेक्चर को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, और टेस्ट बेटा होते रहेंगे। ठीक, और क्लास जो है एक वीक में 4 डेज होंगी और सारी क्लासेस जो टाइमिंग होगी बेटा 1 आवर 30 मिनट्स की होगी। ठीक, अब इसके बाद फिर है व्हाट विल बी प्रूव्ड, हमारे पास है स्टडी नोट्स। ठीक, स्टडी नोट्स फॉर रिवीजन फॉर ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक के लिए स्टडी नोट्स हमारे यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास सीट वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी और फ्री टेस्ट सीरीज है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप कब सबके लिए फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। होता क्या है जनरली कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट देने की हैबिट नहीं रहती है तो उतना अच्छा पेपर में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ क्या है, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी और इतने टेस्ट कराए जाएंगे कि जो इंडिया में कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है दूर की जाएगी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सीजन, ठीक, डाउट क्लियरिंग सीजन अलग से लगाया जाता है हमारे यहाँ। 4 डेज वीक में क्लासेज हैं, उसके बाद फिर डाउट सीजन भी हमारे यहाँ लगाया जाता है। और साथ साथ हमारे पास जो ऐप हमारे पास है वहाँ पर भी, ऐप में आप हमारे जाएंगे वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के डाउट के अलग से ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। और रेगुलर पीटीएम, ठीक, सिंह सर कांटेक्ट करेंगे आपके जितने भी गार्जियन से और उनसे आपकी बातें और सारी चीज़ें वो खुद से जानेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ है 24/7 डाउट क्लियरिंग सीजन। हमने आपको जैसे बताया कि डाउट 24/7 हमारे ऐप पर डाउट पर 24/7 क्लियर होते रहेंगे। और हाई एक्सपीरियंस क्वालिफाइड फैकल्टी आप जानते ही हैं। उसके बाद कंप्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल और लाइब्रेरी के भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। लाइव क्लासेज एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, हमने आपको बताया कि अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और रेगुलर टेस्ट सीरीज और पेपर डिस्कशन, टेस्ट सीरीज रेगुलर होती रहेगी और पेपर डिस्कशन जैसे आज हम करने जा रहे हैं वैसे ही सारे पेपर का डिस्कशन होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए बेटा बहुत मिनिमम फीस रखी गई है ना। 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए इससे कम फीस बेटा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम फीस है ना, ये मिनिमम फीस है। और बहुत तेजी से ये मौका बेटा बार बार नहीं मिलता है और तुरंत इसको आप ज्वाइन करिए क्लास को। ठीक, और ऐसी क्लास आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। और 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 3000 का डिस्काउंट दे करके ये किया गया है 37,000। ठीक, जो हमारे पास 20,000 1 ईयर के लिए था उसमें भी 3000 का डिस्काउंट करके 37,000 किया गया है। ठीक है, तो बच्चों बहुत तेजी से आइए और इसको ज्वाइन करिए क्लास को। चलो अब हमारे पास ये हमारा बेटा ऐप है, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। ठीक, उसको आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होंगी और किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास है www.newlightinstitute.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग जो पेपर आज हम लोग दिया है हम लोगों ने, उसका हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। ठीक, चलो भाई, पहला क्वेश्चन बेटा सामने है। पहला सवाल कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट इन हर्ट्ज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V in volts is shown below from figure. The value of the Planck constant is, Planck constant क्या होता है बेटा H। ठीक, हम लोग जानते हैं EV नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा H न्यू। ठीक, तो यहां से V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/E इंटू न्यू। ये हमारे पास यहां से आ गया। EV नॉट मतलब यहां पर V दिया है तो इसको हम लोग V लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर V और म्यू के बीच का ग्राफ है। ठीक, तो V को अगर हम लोग Y लेट कर लेते हैं और म्यू को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं बेटा X, तो अगर ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग लिख सकते हैं Y इज इक्वल टू mx। और इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो m हमारा क्या निकल करके आएगा H/E।
तो यहां से बेटा स्लोप है, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप हमारे पास होता है m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी है परपेंडिकुलर और बेस क्या है बेटा बी सी। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन ई। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो यहाँ से आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी बेटा e इंटू ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट। ठीक, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 kilovolt. A particular electron loses 5% of its kinetic energy to emit an X-ray photon at the first collision. The wavelength corresponding to this photon will be. चलो भाई, देखो बेटा एक्सरे ट्यूब है, एनर्जी कितनी है 20 किलो वोल्ट। ठीक, तो एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 5% एनर्जी क्या हो रही है बेटा लॉस हो रही है एनर्जी। ठीक, तो 5% यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी टू एमिट, और जो लॉस हो रही है वो कितनी बना रही है एक्सरे बना रही है। तो 5/100 5% 5/100 इंटू 20 इंटू 10⁻³। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा नहीं है। और जब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बेटा अपने पास आ जाएगी 1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग E इज इक्वल टू क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा को अगर बेटा सॉल्व करके हमें फाइनल वैल्यू पता होती है 1240 अपॉन V। ठीक, तो ये NM में होता है ना, NM में निकल करके आता है। तो 1240 अपॉन 10⁻³, जब इसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो 1.24 NM भी आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा 1.24 NM। अच्छा, अगर ये फार्मूला बेटा हमें नहीं याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ये लगा सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C 3 इंटू 10⁸ अपॉन ई की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 1 इंटू 10⁻3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी बेटा सेम वैल्यू आएगी ना। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। थर्ड, द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Bn ऑन द मास नंबर A इज रिप्रेजेंटेड बाय, मास नंबर A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम लोग बेटा जानते हैं कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ निकल करके आता है वो हमेशा हम लोग जानते हैं ऐसे बढ़ता है ऐसे बीच में, और ये 56 A इज इक्वल टू 56, मतलब Fe 56 पर मैक्सिमम होता है और उसके बाद फिर ऐसे डिक्रीज करने लगता है ना इस तरफ से। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात का जरा हमें ध्यान देना है। ठीक, तो ये ग्राफ बेटा हम लोगों को ध्यान रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। टू सैंपल X एंड Y कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इफ 1/16 ऑफ द सैंपल 1/16 of the sample X, ठीक, and 1/2256 of the sample Y remains after 8 hours, then the ratio of half periods of X and Y। हमें बेटा हाफ लाइफ फाइंड करना है X का और Y का, उसका रेशियो में फाइंड करना है। तो उसके पहले ये कह रहा है 1/16 हो रहा है 8 आवर में। ठीक, तो पहले हम लोग n इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर n हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है 1/16 है, पावर इज इक्वल टू n0 1/16 n0/16, तो n0 कैंसिल 1/2 टू द पावर n। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 1/2 टू द पावर 16 मतलब 4 हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो ये n जो आया 4 का मतलब क्या हो गया 4 हाफ लाइफ लगा इसको 1/16 होने में। कितने हाफ लाइफ लगे 4 हाफ लाइफ।
तो 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, टी हाफ किसका, x का, कितना आ जाएगा बेटा 8/4, 4 हाफ लाइफ लगा, तो इसका हाफ लाइफ कितना आ गया 2 आवर। ठीक, अब इसी तरह y का अगर हम लोग निकालते हैं तो ये बन गया 1/256 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 8, 1/2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ठीक, तो यहाँ से बेटा हम लोग n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8, मतलब इसको y को 1/256 होने में कितने घंटे लगे, 8 आवर लगे, मतलब 8 हाफ लाइफ यहाँ पर लग रहा है। n की वैल्यू 8 आई ना, तो 8 हाफ लाइफ, 8 हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि जो t हाफ होगा y का वो कितना आ जाएगा 8/8, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और x और y का जब रेशियो बेटा निकालेंगे 2:1 आएगा। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट। कोई दिक्कत, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। टू लिक्विड्स A and B are at temperature 32 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस व्हेन मिक्स्ड विद इक्वल मास। इक्वल मास के साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर रहे हैं। मास देखो बेटा इक्वल है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 28 डिग्री सेल्सियस, देन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द रेशियो। स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछ रहा है। देखो बेटा हम लोग कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, टी मिक्सचर क्या होता है, m1s1 θ1 प्लस m2s2 θ2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। अच्छा, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पर लगा देते m1s1 θ1 माइनस थीटा, दी गई हीट इज इक्वल टू ली गई हीट m2s2 θ2 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा माइनस θ2 लिख देते ना, थीटा माइनस θ2, क्योंकि ये हीट को ले रहा है। तो इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। और जब इसी को बेटा सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू यही निकल करके आएगी, जिसको हम लोग टी मिक्सचर या फिर थीटा मिक्सचर हम लोग बोल देते हैं। ठीक, सेम चीज निकल करके आएगा, सेम आंसर आएगा। बताओ m1 की वैल्यू कितनी है, m है, सेम मास है। s1 नहीं पता है, θ1 बताओ बेटा कितना है 32 है, और m2 फिर से m है, s2 नहीं पता है, और θ2 कितना है बेटा 24। ठीक, अपॉन फिर से m1 m इंटू s1 नहीं पता, प्लस m2 m इंटू s2 s2। ठीक, तो ये बेटा m कॉमन लेकर के हम लोग काट देंगे, और थीटा मिक्सचर कितना है 28 है। ठीक, 28। और जब इसको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे 28s1 प्लस 28s2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता है बेटा 32s1 प्लस 24s2। अब जरा सा अगर इसको इधर हम लोग लेकर के आते हैं तो माइनस का 4s1 हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा बेटा तो 24 माइनस 28 माइनस का 4s2। तो यहाँ से बच्चा s1 अपॉन s2 का रेशियो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 4/4, 4/4 कितना आ जाएगा बेटा 1:1। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। चलें आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर टू हॉट बॉडीज B1 एंड B2 which have temperature 70 and 60 डिग्री सेल्सियस respectively at time t is equal to 0. The temperature of the surrounding, देखो बेटा हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है। ठीक, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और ये 60 है और ये 70 है। ठीक है, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ कूलिंग। रेट्स ऑफ कूलिंग का मतलब हमारे पास ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल हो गया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमसे क्या बोलता था, माइनस dt अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 या T माइनस टी नॉट या T1 माइनस थीटा, कुछ भी लिखा होता है ना। थीटा हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाता है, या थीटा नॉट कहीं पर लिखा होता है, या इसी को कहीं पर लिख देते हैं T माइनस टी नॉट। ठीक, तो हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रेट को हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं R1, इसमें दिया है R1।
R1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K लगा देते हैं प्रोपोर्शनल की जगह पर, और टेम्परेचर यहाँ पर ले लेते हैं T1 और इसका है T0। इसी तरह R2 जब लेंगे तो यहाँ पर K हो जाएगा टेम्परेचर T2 माइनस T0। ठीक, फिर से ये डिवाइड करेंगे, ये K बेटा K से कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T1 माइनस T0। T1 कितना है 70 माइनस T0 40, और T2 कितना है बेटा 60 माइनस T0 40, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 3/2। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 2 मोल ऑफ N2 गैस, 2 मोल है बेटा N2 गैस, चले भाई 2 मोल है बेटा N2 गैस 27 पर। ठीक, 2 मोल N2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास N2 गैस है, मतलब ये डायटॉमिक है, और टेम्परेचर कितना है 27, और 1 मोल हीलियम गैस, हीलियम मतलब मोनो एटॉमिक, -73। फाइंड द टी मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर। इन दोनों जब मिलाया जाता है तो टी मिक्सचर हमें फाइंड करना है। टी मिक्सचर का फॉर्मूला, इसमें स्पेसिफिक हीट वगैरह नहीं है तो फिर हमें वो लगाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हम लोग टी मिक्सचर यहाँ पर लगाएंगे N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक, क्योंकि ये बातें हमें पता होती हैं। N1 कितना मोल है बेटा 2 मोल है। CV1 डायटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है 5R/2, और टेम्परेचर कितना है 27 में 273 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, प्लस N2 1 मोल है CV2, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है 3R/2, और टेम्परेचर कितना है बेटा 273, प्लस इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 200, -73 प्लस 273 200, तो ये बन गया बेटा 200 अपॉन वैल्यू यहाँ पर N1 कितना है, N1 है बेटा 2, CV1 5R/2 प्लस N2 1 और CV2 3R/2। ठीक, अब बेटा देखो ध्यान से, तो 2 से 2 ये कैंसिल होता चला जाएगा, कॉमन लेकर के R से R कॉमन लेकर के हम लोग काट देंगे। चलो भाई, अब देखो 2 5 10, 10 इंटू 300 3000, प्लस 1 इंटू 3 3 इंटू 200 600, अपॉन 5 2 10 प्लस 3 13, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3600 अपॉन 13। ठीक, तो इसको जब बेटा सॉल्व करोगे 13 2 26 10 आएगा, ठीक 100 13 7 91, ठीक फिर आ जाएगा अपने पास 90। ठीक है, तो 277 समथिंग आ जाएगा बेटा हमारे पास वैल्यू ना। जब इसको डिवाइड करोगे 13 2 26, फिर आ जाएगा 10 10 मतलब 100, 13 7 91 91, फिर आ जाएगा बेटा यहाँ से 8 8 0, तो वही लगभग 276 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसे वैल्यू हम लोग 277 केल्विन ले सकते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चा, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। द क्यूब ऑफ प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वॉल्यूम। क्यूब ऑफ प्रेशर P क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/v⁴। तो हम लोग लिख सकते हैं P क्यूब v⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको बेटा अगर P, अब देखो पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, और ये v 4 इंटू 1/3 हो जाएगा, और इधर कांस्टेंट K रहने देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो P v⁴/3 इज इक्वल टू K। और हम लोग जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में P और V में जो रिलेशन होता है
ये होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर अगर करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 1.33। तो वैल्यू क्या हो गई गामा की 1.33, और यही हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, और गामा क्या होता है CP/CV। ठीक, कोई दिक्कत बेटा? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल। किससे ऑपरेट किया जा रहा है बेटा? कार्नोट साइकिल से। अब देखो ये 22, 27 और 327, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना है 327 प्लस 273, कितना हो जाएगा बेटा 600 केल्विन, और जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है 227 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 500। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पहचानते कैसे हैं? पहचानना बेटा यही है कि जो सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और जो सोर्स का होगा वो ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? और सोर्स को हमने पढ़ाया हुआ है कि सोर्स को T1 मानते हैं और सिंक को T2 लेकर के चलते हैं। क्लियर होगी बात? देखो कार्नोट साइकिल से बेटा सवाल आना ही आना है पेपर में ना। ये समझो कि 2021 का पेपर लीक हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें जेल भी जानी पड़ सकती है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये भी मंजूर है ना, तो ये बात जरा ध्यान देना है। कह रहा है इट एब्जॉर्ब, ये कितनी हीट ले रहा है 6 किलो कैलोरी, मतलब Q की वैल्यू कितनी है 6 किलो कैलोरी। कह रहा है कि एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लिखा, हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स 600 केल्विन, इस पर ले रहा है इतनी हीट, तो कह रहा कितना वर्क में कन्वर्ट होगा, तो वर्क हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं ईटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2/T1, और यही हो जाता है बेटा W/Q। 1 माइनस T2 की वैल्यू बेटा 500 और T1 600। W कितना है निकालना है, Q की वैल्यू बेटा 6 किलो कैलोरी में, आंसर भी किलो कैलोरी में आ जाएगा 100/600। ध्यान देना 600 एलसीएम लेंगे, 600 माइनस 500 100 कैंसिल करेंगे, 6 कैंसिल करेंगे तो W की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलो कैलोरी। कितना वर्क हो रहा है 1 किलो कैलोरी का। ऐसे क्वेश्चन में हमसे बोल सकता है कि एफिशिएंसी कितनी है, डायरेक्ट ये सॉल्व करके इंटू 100 लगा देंगे। ठीक, चले भाई आगे बढ़ें। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इन द गिवन सर्किट। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा ना। ट्राई करो बेटा। देखो इधर, अब देखो ये तीन हमें साफ साफ दिख रहे हैं, किसमें है पैरेलल, पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3/3, मतलब 1 हो गया, ये बन गया 1। ये 4 और ये 4 दोनों मिलकर के बना लेंगे 2। ठीक, चलो इधर फिर बना देते हैं बेटा। ये 6 वोल्ट है, ये है बेटा अपने पास 2, फिर ये बन जाएगा बेटा ये 2 पहले से है, और फिर ये वाला 1, ये बन गया कितना 1 बन गया, और उसके बाद फिर 13 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद फिर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ लगा हुआ है, ये X हो गया। ठीक, अब जरा देख लो, बैटरी एक ही मैनर में कनेक्टेड है, और जब भी बैटरी एक ही मैनर में कनेक्टेड हो और सीरीज में हो, सब एक साथ है सीरीज में कनेक्टेड है ना, एक ही मैनर में ये कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव फिर पॉजिटिव, जब एक ही मैनर में बेटा कनेक्टेड होंगे तब हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो V कितना आ जाएगा 13 - 6 7 वोल्ट। ठीक, अब जरा रेजिस्टेंस देख लेते हैं 2 2 2 1, तो सारे सीरीज में है तो सबको ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R नेट 2 + 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7। ठीक, ध्यान देना है जब भी सीरीज में हो, अगर मैनर सेम हो बैटरी के कनेक्शन का तो माइनस करके नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं, अगर मैनर डिफरेंट हो तब
ऐड कर लेंगे तब नेट वोल्टेज निकल करके आएगा। तो आई करंट कितनी जा रही है बेटा, V बाई आर नेट, तो 7/7 कितना हो जाएगा बेटा 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर करंट जा रही है, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे निकल रही होगी 1 एम्पियर, तो ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही होगी। हमने बड़े वाले बैटरी से हमने निकाल दिया, ठीक, बड़ी वाली बैटरी से निकालना बनता भी है, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, ये अर्थ से सीधे कनेक्टेड था, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है 0, ठीक। हमें किसका निकालना है, एक्स का, तो एक्स से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं 0 वाले पर। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 0, या इसको Vx माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल क्या है 0। फिर चलेंगे तो कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस का 6। फिर आगे बढ़ेंगे तो करंट कितनी आ रही है 1 एम्पियर की, ठीक, और हम जा रहे हैं ऊपर, करंट नीचे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर नेगेटिव साइन 2 × 1। फिर हम आगे जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन, फिर से -2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 4, मतलब माइनस का 10 वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट। बात क्लियर हुई बेटा, हमारी बात को बहुत ध्यान सुनना, जिंदगी में सवाल तुम्हारे कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं जब तुम हमारी बात को ध्यान सुनोगे, ठीक। करना क्या है, जहां तुम्हें जाना है इसका निकालना था, कोई एक पॉइंट ले लो, चाहे इधर से इधर चले जाओ या फिर इधर से इधर चले जाओ, जहां तुम्हें जाना हो उधर तुम चले जाओ, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक। तो हम इधर से इधर मान लो जा रहे थे, हमने देखा भाई v इधर से इधर जाना है, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल Vx माइनस V0 कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस का 6, जा रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है -2 × 1, जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है -2 × 1, वहीं पहुंच गए, ऐड कर लिया, -10 आया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर इधर से जाएं तो चले जाओ भाई, करंट देखो ऐसे निकल रही है, ये आएगी ऐसे जाएगी, तो क्या लिखेंगे Vx - 0 कौन सा मिला 2 × 1 एम्पियर करंट जा रही है, जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन करंट जा रही है तो पॉजिटिव, फिर माइनस का 13, फिर इधर जा रहे हैं जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट 1 × प्लस का 1 × 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 3 -3 कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस का 10, तो वैल्यू सेम आ गई। तो इस बात का जरा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, द EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल बैलेंस, बहुत अच्छा सवाल है यार, मतलब मज़ेदार, मज़ा आ गया, ठीक, मज़ा आएगा। सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि जब भी पोटेंशियोमीटर की बात होती है तो हमें एक बात पता होती है, E1/E2 क्या होता है, L1/L2, इतनी बात पता है, ये पता ही होगा। अब देखो इधर पहले मान लेते हैं कि ऐसे कुछ था EMF, E1 इसका मान लेते हैं E था, ठीक है, E ले लो, इसका ले लो R इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कह रहा एक शंट रेजिस्टेंस और लगा दिया गया, शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया 2 ओम का, ठीक, R हमने ऐड कर दिया। तो अब जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया R + R, तो करंट इसमें कितना जा रही होगी E/R + R, तो इसके अक्रॉस अब पोटेंशियल हम लोग देख लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, जब शंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मतलब EMF, उसको हमने नाम दे दिया E2 = I × रेजिस्टेंस क्या है R है, तो E/R + R × 2, ठीक, ये E2 आ गया। तो E1 को हमने मान लिया है E, E2 को हमने मान लिया बेटा E/R की वैल्यू यहां पर क्या रख सकते हैं 2 × 2 = लेंथ, पहले कितना था बैलेंस 150, और जब शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो नल पॉइंट हो गया 100 पर, 100, 5 3 × 15 5 2 × 10। अब बताओ बेटा E से E उड़ जाएगा, अब 2 + R ऊपर जाएगा, अपॉन ये 2 बचेगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 2 से 2 उड़ेगा, 2 + r कितना हो जाएगा 3, तो r की वैल्यू 3 - 2 1, तो ये आंसर कौन सा आ गया 1 ओम। ध्यान क्या देना था, पहले केवल यही लगा था, ई था ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने r। तब हमें एक बात पता है E1/E2 = L1/L2, ये अपनी जिंदगी में बेटा उतार लो। जिंदगी में भयंकर परिवर्तन आएगा, पोटेंशियोमीटर का सवाल आएगा तो तुरंत आंसर निकल करके आएगा, केवल यही बात याद रहे। तो अब E2 निकालने के लिए हमने देखा कि भाई इसमें रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी जा रही है, तो नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस R + R सीरीज में दिख रहे हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E2 = I × R, E/R + R × 2 हो गया। ठीक, R रेजिस्टेंस 2 है, तो E/R की वैल्यू 2 + R शंट की वैल्यू 2 है, इंटू 2 150/100 सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1 ओम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, इतना है रेटेड। तो भाई R निकालो कितना हो जाएगा V² या P = क्या होता है V²/R, तो R = V²/P, 220 × 220/P की वैल्यू है 100। भाई इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 484, कितना हो गया 484 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, कह रहा है इतना तो इस पर रेटेड था लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको ऑपरेट कितने से कर रहे हैं 110 से। अब बताओ क्या बैटरी का ईएमएफ अगर बदल दोगे तो क्या रेजिस्टेंस बच्चा बदलेगा, नहीं बदल सकता। रेजिस्टेंस इज ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट बना रहेगा। तो फाइनल आंसर सेकंड पार्ट। ठीक, द सर्किट shown in figure contains 3 diodes, each diode forward resistance 50 ohm। भैया अच्छा सवाल है यार, ये तो कह रहा है ये फॉरवर्ड जो है ये 50 ओम, ये भी फॉरवर्ड है तो ये भी क्या होगा 50 ओम, एंड बैकवर्ड वाला ये कितना है इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो इसको बेकार हो गया, ये हटा दो इसको। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब ये बेकार। अब देखो 150 और 50 200 हो गया, तो इसके क्रॉस कितना हो गया 200, और ये 50 और ये 50 इसके क्रॉस कितना हो गया 100, सीरीज में है ना दोनों, और 200 और 100 आपस में पैरेलल, तो 1/200 + 1/100 कितना हो जाएगा 200 एलसीएम, तो 1 + 2, तो बेटा आ जाएगा 1/RP। RP की वैल्यू कितनी आ गई 200/3। ठीक, अब अगर देखोगे इसको ध्यान से तो ये कुछ ऐसे दिखेगा 200/3, यहाँ पर 6 वोल्ट और ये ऐसे 100। अब बताओ देखो ध्यान से, तो क्या ये दोनों आपस में अब सीरीज में हो गए, तो नेट जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 200/3 + 100, तो कितना आ जाएगा 500/3 नेट रेजिस्टेंस आ गया। हमसे पूछ रहा है द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें आएगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो करंट कितनी आ गई I = V/R, V कितना है 6 ओम 6 वोल्ट, R की वैल्यू 500/3, तो हो गया बेटा 18/500। एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 36 हो जाएगा, और ये 1000, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 मिली एम्पियर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड पार्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, हो गई होगी आई थिंक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू, देखो बेटा अवलांचे ब्रेकडाउन होता कब है, देखो जब हम लोग पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, बैटरी का वोल्टेज जब बढ़ा देते हैं, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं
जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जंक्शन में, उनको हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो इधर उधर वो भागना शुरू कर देंगे ना। किसी बच्चे के पास 10 रुपए हो तो घर में बैठा रहेगा, उसको अगर घर वाले 100 रुपए दे दें, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वो तुरंत किधर भागेगा, मार्केट की तरफ भागेगा। उसी तरह जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो किधर भागने लगते हैं, जब भागने लगते हैं तो मार्केट में गएगा बच्चा, एक दूसरे से टकराएगा, कोरोना वायरस लेकर के आएगा। तो ये भी क्या करता है कि जब ये चलता है, एनर्जी आ गई तो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देता है, कोलिजन इसका होगा जब मूव करेगा, ठीक। और जब कोलिजन होता है मूव करने की वजह से, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन, कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक। और इसके लिए बेटा थ्योरी इसकी बहुत बड़ी है, उसको अभी बताना पूरा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट वाई ऑफ गिवन लॉजिक गेट नेटवर्क इज, देखो बेटा इधर ये ए है, ये बी है, ए के साथ यहाँ पर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट है, तो यहाँ पर ए बार, और ये बी के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये हो गया बेटा बी बार। अब ए के साथ डायरेक्ट ये कनेक्टेड है तो यहाँ ए हो गया, ये बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये हो गया बी। फिर ये देखो नाइंड गेट है, क्या है, नाइंड गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार डॉट इंटू बी बार लग जाएगा, तो ये हो गया ए इंटू बी बार। इसको जो मिला, इसको कितना मिला, ए इंटू बी बार, नॉट लग जाएगा तो इसका नॉट नॉट मिला करके ये ए हो जाएगा और ये बी बार हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर नाइंड गेट है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बार, बार पूरे पे लगा देंगे, नाइंड गेट है तो इसको जो मिलेगा ए बार और बी। और फिर से ये और गेट है, मतलब नॉर गेट, नॉर गेट, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और पूरे पर क्या लग जाएगा, नॉट। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, नन ऑफ दीज। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स carry equal current in opposite direction. Point O is situated midway between the wires XY plane, contains the two wires and positive Z axis comes normally out of the plane direction of magnetic field. इधर देखो बेटा, वायर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन O पॉइंट पर अंदर की तरफ। फिर इसी तरह इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इधर जा रहा है, अंगूठे को इधर करो, जहां पर निकालना है फिंगर्स को लेकर के जाओ, ऐसे रखोगे अंदर की तरफ, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। इनसाइड मतलब माइनस का जेड एक्सिस, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ गए, कहीं पर भी वायर, लॉन्ग वायर कहीं दिख रहा है, अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमारा जो ये पाम है ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर इज द फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब मेड ऑफ वायर्स, a cube made of wires of equal length is connected to a battery as shown in figure. The magnetic field at the center of the cube. देखो बेटा, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है, मतलब कि फ्लक्स B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो B डॉट डी एल अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर इज द फोर्थ पार्ट। जितनी करंट बैटरी दे रहा है उतनी करंट बैटरी वापस लेगा, तो कोई फ्लक्स उसके अंदर नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं होगा तो फील्ड भी 0 होगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात बहुत फेमस है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात बहुत फेमस है
कि ये हमेशा जैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और कहाँ पर जाकर के मिलती थी, नेगेटिव चार्ज पर। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहाँ पर मिलेंगी, साउथ पोल पर। देखो भाई पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, नॉर्थ से ये निकल रहा है, इसमें देखो ऐसे जा रहा है, ये साउथ के पास गया, उसके बाद फिर अब निकलने के लिए फिर से इसको अंदर जाना पड़ेगा ना, ठीक। तो ये फिर से अंदर जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा और पूरा लूप, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप। और ये तो क्लोज लूप नहीं बना रही भाई, ऐसे ये चल रही है, यहीं पर आकर के रुक जा रही है, सही ये भी ये दिख रहा है, लेकिन ये साउथ से निकल रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। साउथ से निकल रहा है, ये निकल रहा है नॉर्थ से निकल रहा है, लेकिन ये ऐसे चल करके ऐसे वापस आ जा रहा है ना, क्लोज लूप ये नहीं बना रहा है, तो ये गलत हो गया। अब ये देखो, ये यहाँ से एक सेकेंड, ठीक, नॉर्थ पोल, हाँ इसके देखो बेटा ये यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर लेकिन इसकी डायरेक्शन अब उल्टी ऐसे जाना चाहिए ना, अब डायरेक्शन इसकी ये होनी चाहिए, अब इसकी डायरेक्शन इधर यहाँ अंदर दिखा रहा है, जो कि गलत हो गया। और इसमें देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, पूरा क्लोज लूप बना रहा है ये डायरेक्शन, ठीक। तो इसीलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल पर जाएंगी, पूरा क्लोज लूप बनाएंगी, या बोल सकते हैं कि बाहर जो दिखाई पड़ रही नॉर्थ से साउथ दिखाई पड़ेगी और जो अंदर दिखाई पड़ेगी वो साउथ से नॉर्थ दिखाई पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग अ रे of incident light is rotated through an angle theta about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of the incidence, then reflected ray does not rotate। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये मान लेते हैं अपने पास मिरर है, प्लेन मिरर, ये इस पर ऐसे नॉर्मल होगा, ये लाइट रे ऐसे आ रही है किसी एंगल मान लेते हैं थीटा पर, तो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी भी सेम एंगल थीटा पर। हमसे कह रहा है कि प्लेन मिरर को रोटेट करा दो, प्लेन मिरर को एंगल थीटा रोटेट करा दो। अब बेटा देखो इसको एंगल थीटा ऐसे रोटेट करा रहे हैं, जब इसको एंगल थीटा रोटेट कराएंगे जो नॉर्मल सीधा आ रहा है वो नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे का रोटेट करा देंगे तो अब जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल भी थीटा बेंड कर गया, और जो लाइट रे जो आ रही थी अब वो कुछ ऐसे निकलेगी, थीटा और पहले ऐसे निकल रही थी थीटा पर, अब थीटा और जुड़ गया, तो टोटल थीटा ये खुद बेंट होगी रिफ्लेक्टेड रे, और थीटा प्लेन मिरर का, तो थीटा प्लस थीटा जुड़कर कितना हो गया 2 थीटा। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर रोटेट करेगी 2 थीटा पर। बात एक बार फिर समझो, ये थी लाइट सरफेस था, ये नॉर्मल था, ये एंगल मान लेते हैं थीटा पर आ रहा था, ठीक, और ये जा रहा है थीटा पर। अब इसको आपने रोटेट कराया तो नॉर्मल भी थीटा बेंड कर जाएगा। नॉर्मल थीटा बेंड करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी थीटा बेंड करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बेंड कर गई थीटा, और जो ये एंगल था इसका, जो ये थीटा जो ये रोटेट किया है अपना मिरर, तो ये भी थीटा और रोटेट किया है, तो थीटा ये और जो ये थीटा और रोटेट किया इसका, तो थीटा और थीटा दोनों जुड़कर कितने बन जाएंगे 2 थीटा, या ऐसे बोल सकते हैं इसका थीटा और रिफ्लेक्टेड रे का थीटा दोनों मिल करके रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास एंगल निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा 2 थीटा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी भी सवाल आ जाए अगर रोटेट कर रहा हो तो जस्ट डबल कर देना ना, जस्ट डबल, कहीं भी 30 हो तो 60 कर देना, 60 हो 120 कर देना, हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द ग्राफ शोज हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। भाई कन्वर्जिंग किसकी लेंस की बात कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, तो क्या है फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू 1/f प्लस 1/u,
इसको जब बेटा सॉल्व करोगे u प्लस एफ अपॉन यू एफ, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक, ये v आ गया और m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाई यू, तो 1 अपॉन एम में ग्राफ ले रहा है ना, तो ये पलट के हो जाएगा u अपॉन वी, u अपॉन v की वैल्यू अगर रखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा यू एफ और ऊपर चला जाएगा u प्लस एफ। ठीक, तो u अपॉन, या इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन एम, वन अपॉन एम इज इक्वल टू, अब देखो जरा सा बेटा, u प्लस एफ अपॉन एफ। ठीक, तो यहां से बन सकता है बेटा u प्लस एफ अपॉन एफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1 अपॉन एम और u के बीच का बेटा ये ग्राफ है, 1 अपॉन एम और u के बीच का ग्राफ है, जरा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ से देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ यू, या इसको और अगर सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ लिख लेते हैं ना, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू, डिवाइड करो f से, तो f अपॉन एफ प्लस यू बाई एफ, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन एम इज इक्वल टू यू बाई एफ प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो भाई, अब हमारे पास पता चल गया 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 1 बाई एफ इंटू यू प्लस 1। तो ये ग्राफ किसके बीच बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या हो गया, 1 अपॉन एम वाई एक्सिस, x क्या हो गया, u एक्स एक्सिस, और c क्या है, 1 है। तो 1 अपॉन एफ क्या है बेटा, स्लोप है, 1 अपॉन एफ स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। चलो भाई, अब जरा स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया b अपॉन बेस हो गया c। तो यहाँ से f निकालने के लिए पलटना पड़ेगा, तो वैल्यू हो जाएगी c बाई बी। आंसर थर्ड पार्ट। सबसे पहले सॉल्व करके हमने इसको चेंज किया, तो स्लोप कितना हो गया, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ स्लोप हो गया। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज b, बेस इज c, b बाई c, तो f की वैल्यू c बाई b। क्लियर। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg। ठीक, 1 kg और 2 kg बेटा दो पार्टिकल के मास हैं, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। Moment of inertia, particle about an axis passing through their center of mass are perpendicular to the line joining of them। इधर देखो, पहले ये रखा है 1 kg और ये बेटा रखा है 2 kg। ठीक, 1 kg एंड 2 kg। अब इसको भी ओरिजिन मान लो, पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो पता कर लें, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। जब इसको ओरिजिन मान लिया तो ये कितने पर है, 0,0 पर, और ये 3,0 पर। तो एक्स एक्सिस XCM निकाल लें, इसी लाइन पर होगा। तो XCM क्या हो जाता है, m1 x1, m1 है 1, x1 इज द 0, m2 इज 2, x2 इज 3, m2 इज 3, x2 इज एक सेकेंड, m2 इज 2, x2 इज 3। ठीक है, 2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो ये बन गया बेटा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर या 2 मीटर पर बोल सकते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास मिल गया। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी, 1 मीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से डिस्टेंस पता चल गई 1 मीटर और यहाँ से 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास ये ऐसे है, ऐसे पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक, बीच से इसके यहाँ से ये इसी परपेंडिकुलर, यहीं से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर दूसरे वाले का। तो m1 है बेटा 1 kg, r1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4,
m2 कितना है 2 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 kg मीटर स्क्वायर। आसान सवाल है ना। चलो भाई आगे बढ़ें। अ डिस्क एंड अ स्फेयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses rolls off on two inclined plane of same altitude। एल्टीट्यूड क्या है बेटा, सेम है ना, सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम। देखो एक अपने पास है डिस्क है, दूसरा स्फीयर है, डिस्क हो गया और दूसरा स्फीयर है। तो कितने एक्सेलरेशन से ये रोल करते हैं जरा ये पता कर ले। ये हमें पता होता है, बता भी चुके हैं कई बार, g sin थीटा अपॉन 1 + k² और डिस्क के लिए अगर k/r² की बात करें तो कितनी होती है 1/2, हाफ mr² से भाई, हाफ mr² इज इक्वल टू m × k², तो k/r² की वैल्यू 1/2। तो उसमें जब रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा डिस्क के लिए, g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2, तो मतलब 2/3 करके आ जाएगा g sin थीटा। और जब यही बात करते हैं स्फेयर के लिए तो 1 इसका हो जाता है बेटा 2/5 mr² स्फेयर के लिए, और यहाँ पर mk², तो ये m से m कैंसिल, तो k/r² की वैल्यू 2/5। तो इसके लिए स्फेयर के लिए g sin थीटा अपॉन 1 + 2/5, तो ये हो जाएगा बेटा 5/7 g sin थीटा। अब देख लो किसकी वैल्यू बड़ी है, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा 0.66 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 0.7 समथिंग आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है स्फेयर वाले का। तो पहले कौन पहुँचेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो स्फेयर वाला पहले पहुँचेगा। ठीक, नहीं डिपेंड्स ऑन, नहीं मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर शोज 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ मास m1 एंड m2 एट विच ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट अ पार्टिकल ऑफ मास m सेल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। देखो बेटा एक काम करो, अभी इसको चार्ज लेकर के चलो, इसको चार्ज ले लो Q1, इसको चार्ज ले लो Q2। ठीक, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही चीज़ है। देखो इससे इस वाले स्फेयर से कौन सा हॉलो स्फेयर स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर फील्ड 0, तो इसके अंदर फोर्स 0। जब फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं। सेल के अंदर फील्ड 0 होती है, जब फील्ड 0 तो फोर्स 0, क्योंकि चार्ज 0 होता है। अच्छा यहाँ पर ये इस सेल के अंदर इस एरिया में फील्ड होगी, क्योंकि इसका जो चार्ज है इस वाले का, ये अपने से बाहर की तरफ क्या जनरेट करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए यहाँ पर C पॉइंट पर फोर्स 0 नहीं हो सकता, और बाहर भी जनरेट करेगा और बाहर ये भी जनरेट करेगा, तो B और A पॉइंट पर भी नहीं हो सकता। कहाँ पर 0 होगा, केवल इनसाइड, जो सबसे अंदर होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ अ पर्सन 72 न्यूटन। अच्छा सवाल है। एक आदमी है जो अर्थ सरफेस पर है, उसका वेट कितना रखा है 72, तो जी तो ठीक है, अभी इसका 72 रहने देते हैं ना, 72 इसका है वेट। ठीक, तो यहाँ से जी की वैल्यू ना हो तो निकाल लो, 72/m अर्थ सरफेस पर। अब जब ये अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है, अर्थ सरफेस पे ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम होती है, और नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है। दोनों केस में ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, g/1 + h/r का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। g/1 + h की वैल्यू बताओ कितनी है, r/2
यहाँ पर r पहले से है, होल स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा g/1 प्लस 1/2, मतलब चलो उस डायरेक्ट लिखते हैं बाद में, डायरेक्ट अब लिखते हैं 2 + 1 3/2, ऊपर जाएगा 2 मतलब 4g/9। समझ में आई बात? तो यहाँ से g इफेक्टिव या फिर ठीक है 4/9, और g की वैल्यू कितनी निकाला है बेटा? g की वैल्यू कितनी निकाली है? 72/m, और यहाँ पर 9 है, ये 9 8 जा 72, तो m इधर आ जाएगा, m इंटू जी इफेक्टिव। अब जो वेट निकल करके आएगा वो कितना होगा? 4 × 8 32 न्यूटन। बात समझ में आई? जी इफेक्टिव ले लो, फिर मास से मल्टीप्लाई कर दो, जी इफेक्टिव निकाल करके मास से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, और कम ही होता। टू चार्ज Q and 2Q आर प्लेस्ड एट हाइट a/2, अच्छा सवाल है। हाइट a/2 एंड a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम प्लेन ऑफ अ स्क्वायर सरफेस ABCD, देन फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, इस वाले सरफेस से। ठीक, अच्छा पहली चीज तो जहां पर चार्ज रखा हुआ है हमें फ्लक्स फाइंड करने के लिए वहां पर पहले एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक, अब ये ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर यहाँ कहीं चार्ज ऐसे रखा है, इसको ढकने के लिए एक और सरफेस लाना पड़ेगा। ठीक, एक क्यूब लाना पड़ेगा ना। क्यूब अगर रख देते हैं इस हाथ के ऊपर, यहाँ कहीं है चार्ज, चार्ज को ढकने के लिए एक क्यूब लाओ और ऐसे रख दो, ढक गया चार्ज ए साइड का क्यूब से। तो अब ये जो नीचे वाली सरफेस है, जो स्क्वायर प्लेट है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? हम लोग जानते हैं φE1 इज इक्वल टू, कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं, तो Q/6ε0। अब कह रहा है 2Q चार्ज रखा ए साइड है, ए साइड ऊपर। अब ए साइड का अगर क्यूब ला करके रखते हैं, यहाँ कहीं रखा है, तब तो ये चार्ज तब भी इसका ऊपर वाला बाहर रहेगा, तो इसको चारों तरफ से फिर से क्या करना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा। कितने तरफ से? चारों तरफ से। कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी? 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अब कितने क्यूब की? 4 क्यूब की जरूरत हमें पड़ेगी, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक साइड से, 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो 4 क्यूब में कितने फेस होंगे? 24। तो एक फेसेस से कितने पास करेंगे? चार्ज 2Q अपॉन टोटल कितने हैं? 24ε0। और इन सब को जो नेट फ्लक्स निकालना होगा तो Q/6ε0 प्लस 2Q/24ε0। एलसीएम ले लिया तो यहाँ 4Q प्लस 2Q, 6Q/24ε0। तो ये कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू Q/4ε0। समझ गए बात को बेटा? ठीक, समझ गए ना? इसको ढकने के लिए चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ क्यूब लगाने पड़े। 4 क्यूब जरूरत पड़ेगी। 4 का मतलब हो गया कि कितने फेसेस? 24। तो एक फेस से कितना पास करेगा? इससे 2Q/24, क्योंकि चार्ज 2Q है। चलो, A sphere of radius 10 centimeter is charged to a potential इतना है, आउटवर्ड पुल पर यूनिट एरिया, आउटवर्ड पुल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2 ε0 E स्क्वायर, तो 1/2 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/R का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 4 जा 8, 2 4 2 2 जा इंटू 10⁻⁻12, V स्क्वायर 3 इंटू 10⁻3 मतलब 9 इंटू 10⁻6, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, अपॉन R 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2। ठीक, और जब इसको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 37, 9 4 जा 37 प्लस 39,
39.78, तो 3.9 समथिंग। और इससे रिलेटेड कौन सा आंसर दिख रहा, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 10 टू द पावर -12, ये ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2, 6 + 2 8, 8 - 12, तो आ जाएगा ये -4, तो 3.978 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर फर्स्ट पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। In the figure is shown in a motion diagram of an object moving along x direction with constant acceleration. The dots 1, 2, 3 shows the position of the object from successive equal time interval. The object is moving with, object move कर रहा है कैसे, ध्यान दो ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये इधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी ये इधर जाएगा। भाई अगर पॉजिटिव वेलोसिटी होती इधर जा रहा होता, वेलोसिटी नेगेटिव है तभी ये इधर जाएगा, और इसी डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तभी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। चलो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। On sounding tuning fork A है with another tuning fork B की दी गई फ्रीक्वेंसी, मतलब NA माइनस NB बीट्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 6, तो NA इज इक्वल टू माइनस NB कितना है 384 इज इक्वल टू 6, तो NA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 384 390 हो सकता है, या फिर 384 - 6, प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो ये हो जाएगा 378, दो में से कोई एक वैल्यू होगी। जो बीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो कह रहा है कि आफ्टर लोडिंग द प्रोंग्स ऑफ ए विथ सम वैक्स, वैक्सिंग करके ए में जब वैक्सिंग की जाती है, फिर बी के साथ फिर से जब बीट्स प्रोड्यूस किया जाता है तो कितना आता है 4, मतलब अब पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब ये अगर देखो इधर ध्यान से 384 बी का तो फिक्स है, ठीक, और दो ऑप्शन है ए के 378 और 390। अब जो पहले बीट्स कितना था, हमारे पास 6 आ रहा था, 6 था, अब बीट्स कम हो गया, बीट्स क्या हो गया, कम हो गया है, बीट्स हमारे पास अब कम हो गए हैं। देखो 390 था तो इसके साथ 6 था, 378 है तब भी इसके साथ क्या है 6 है। अब अगर बीट्स कम कर दें, मतलब ए को, ये तो फिक्स है, अब ए को हमें घटाना पड़ेगा, इसको अगर -2 करते हैं 376 हो जाएगा, और इसको -2 करते हैं 388 हो जाएगा। तो बताओ 4 बीट्स किसके साथ देगा, तो देखो इसके साथ 4 बीट्स दे रहा है और इसके साथ नहीं दे रहा है, इसके साथ दे रहा है और इसके साथ नहीं दे रहा है, तो कौन सा वाला सही होगा, यही वाला सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 398, 390, ठीक है 390। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क ए, कितनी है 390, ये तो वैक्सिंग करने के बाद 388 हो जाएगी ना, पहले कितना था 390, ये बात जरा ध्यान देनी है। फिक्स था बी का, फिर दो तरीके हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करने पर 90 और माइनस करने पर 378, फिर वैक्सिंग की गई ए के साथ, ठीक, तो हमारे पास बीट्स कम होकर के 4 हो गए, कितने कम हुए 2 हमने माइनस किया दोनों से 388 378, फिर हमने मैच कराया किसके साथ ये 4 बीट्स दे रहा है, तो इसके साथ दे रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला, ठीक। 2 वायर्स ऑफ कॉपर हैविंग सेम
हैविंग द लेंथ इन द रेशियो 4:1, ठीक है, द रेडियस रेशियो 2:3 आर स्ट्रेस्ड बाई सेम फोर्स, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो बेटा y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस मतलब F अपॉन A अपॉन वाई, तो ये बन गया F अपॉन ए वाई, ठीक, मतलब ये बन गया F अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। अब देखो y सेम है, F सेम है, पाई सेम है, मतलब चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम फोर्स है और मटेरियल सेम है, तो F और y सेम हो गया, पाई कांस्टेंट ही है। तो स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। S स्ट्रेन ले लेते हैं, S1 अपॉन S2 क्या हो जाएगा बेटा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक, और रेडियस का रेशियो है 2:3 मतलब 3:2, R2 बाई R1 3:2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9/4। स्ट्रेन का रेशियो कितना आ गया 9/4। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। और कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करो ना सर कैसा हाल चाल क्या चल रहा है, सर को भी पता चलना चाहिए ना, नहीं तो सर इसी टेंशन में रह जाते हैं कि हो क्या रहा है ना। तो इस बात का बेटा ध्यान देना है, सर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना, और थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देनी है ना सर की, अच्छा लगता है सुनने में तारीफ अपनी। 64 स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा दी जा रही है, कितनी है 1.5, और मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। चलो भाई, वॉल्यूम सेम होगा, 64 छोटा वाला, उसका रेडियस r, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R 4/3 पाई r कैपिटल क्यूब, ये इससे उड़ जाएगा बेटा, तो यहाँ से 4 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा। क्या हम सही हैं, बिल्कुल सही है, 4 की पावर 3 64। और हम लोग जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले का r2 स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर। एक काम करो, चलो यार यहाँ लिख देते हैं ना, रफ नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा ना। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, इसका है बेटा स्मॉल r स्क्वायर, इसका है कैपिटल R स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5, v2 की निकालनी है, r वही है, कैपिटल R 4r के इक्वल है, उसका स्क्वायर करेंगे 16r स्क्वायर, कैंसिल, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16 इंटू 1.5, तो ये बच्चा कितनी आ जाएगी 16 5 ज़ा 80 और 16 1 जा 16 8 24.0 मीटर पर सेकेंड, 24.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, मोनोक्रोमैटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिमिटेड अ पेयर ऑफ स्लिट्स। अच्छा ये बेटा यंग डबल स्लिट का सवाल है, किसका है, यंग्स डबल स्लिट का, ठीक। स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी गई है स्मॉल d 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, और स्क्रीन कहाँ पर मिल रही है 2 मीटर, कैपिटल D 2 मीटर। सेपरेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कि फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड करनी है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो क्या है लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ और कैपिटल D 2, स्मॉल d 10⁻³ ये तो बहुत छोटा सवाल बन गया यार, 10 इंटू 10⁻⁻ बेटा माइनस का 4 मतलब 10⁻³ मतलब कि 1.0 mm, हल्का सवाल है, ठीक। लेकिन ऐसे सवाल आते हैं ना पेपर में, ध्यान देना ऐसे ही सवाल आते हैं, इस बार और इजी सवाल बनने जा रहा है। हमारे बात बहुत ध्यान से बेटा सुन लो,
इस बार फिजिक्स के सवाल बहुत ही आसान आने वाले हैं, ठीक। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आसान सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। बहुत प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये समझो कि 45 में तुम्हारे 42 क्वेश्चंस, केवल 40 क्वेश्चन लगभग मान चलो कि आसान बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होंगे, ठीक। तो उसके लिए आसान सवालों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थिन माइका सीट thickness T and refractive index mu is placed in the path of one of the interfering beam as shown in figure, then the displacement। यार सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, जब नहीं रखा था अब रख दिया गया। तो इसका बेटा डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले पढ़ते थे लैम्डा डी अपॉन डी, यहाँ पर डी अपॉन डी। अब लैम्डा के प्लेस पर क्या रखेंगे, म्यू -1 इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट के लिए है ये, म्यू -1 इंटू टी। तो डी कितना है बेटा, डी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2d है, इंटू म्यू -1 5/3 -1 और टी थिकनेस है। तो ये है डी अपॉन 2d इंटू 5/3 -1 2/3 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, डी टी अपॉन 3d। देखो बेटा आंसर कोई मैच कर रहा है, यस सर ना। चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A slit, a ball is dropped from 20 meter height and after striking the ground, its 30% of energy is lost as heat. Then find the height attained by the ball after striking। इधर देखो बेटा 20 मीटर से आ रहा है, तो एनर्जी बताओ कितनी होगी, mgh से निकाल करके हाइट 20 mg इंटू 20, तो 20 mg हो जाएगी, इतनी एनर्जी है इसके पास। इतनी एनर्जी है इसके पास, कह रहा 30% इसका लॉस हो जा रहा है, ठीक। आसान तो ऐसे है, 30% लॉस कर देते हैं, 30 इंटू 20 mg, ठीक, ठीक, अपॉन 100, 6 mg लॉस हो गया, बचा कितना, 20 mg माइनस 6 mg, तो कितना बचा, 14 mg। अब कह रहा है जब इतनी एनर्जी अब इसके पास बची है 14 mg, तो कितनी हाइट तक जाएगा, इज इक्वल टू mgh, mg से mg कैंसिल, हाइट कितनी जाएगा, 14 मीटर। एक बात और ध्यान रखना बेटा हमेशा कि जैसे mgh है 20 mg निकाल लिया, 20% लॉस, देखो 10 होता तो 1% के लिए 1 होता, 2% के लिए 2, 30% के लिए 3, तो अगर 20 होगा तो 6 हो जाएगा, 30 होगा तो 9 हो जाएगा, तो 30% के लिए 6 लॉस हो जाएगा, बचा कितना 14, तो कितना ऊपर जाएगा 14 मीटर। आंसर फोर्थ पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन गन फायर्ड मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद वेलोसिटी, इसको बेटा सही कर लेना, 50 ग्राम है ये, 50 ग्राम विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑफ गन इज 400 न्यूटन, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्स पर मिनट। कितनी बुलेट्स फायर की जाएंगी भैया, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा फार्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या बोलता है, एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये किसके लिए हो गया, एक बुलेट के लिए, कितनी बुलेट मान लेते हैं एन है, इंटू एन हमने कर दिया। फोर्स कितना है 400 न्यूटन, मास कितना बेटा 50 ग्राम अपॉन 1000, हमारी जिम्मेदारी है करना बनना क्योंकि हमें केजी में चेंज करना है, इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी कितने से फायर कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो चेंज वही आएगा 1000 माइनस 0 1000, टाइम 60 पर मिनट, 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड 60,
n फाइंड करना है। ये बेटा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो n की वैल्यू 400 इंटू 6/5, 5 8 ज़ा 40, तो ये कितना हो गया 480 बुलेट्स जाएंगी, फायर करना पड़ेगा ना। तो आंसर थर्ड पार्ट सिंपल है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एक के लिए n के लिए n इंटू डेल्टा पी m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रख के वैल्यू सॉल्व कर लो, n की वैल्यू 480। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट, बहुत अच्छा सवाल, जो बेटा इसको लिख दे रहे हैं 2021, अच्छा सवाल है। द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। देखो भाई हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन फ्लक्स, करंट हमें गिवन है, करंट का चेंज, तो I इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है हम लोगों ने 1/r डी फाई अपॉन डी टी पढ़ा हुआ है, हमें फाइंड करना है डी फाई इज इक्वल टू आई डी टी इंटू आर, आई डी टी क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा I इंटू टी, आई डी टी इज एरिया। तो यहाँ से बेटा इसका एरिया निकालोगे, हाफ बेस 0.1 और हाइट कितना है बच्चा 4, 2 2 जा 4, 0.2 एरिया आ गया, तो इतने की वैल्यू 0.2 इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है मेरे लाल 10, कितना आ जाएगा 2 वेबर, आंसर कितना आएगा 2 वेबर, आंसर इज द फोर्थ पार्ट। चले भाई आगे बढ़े। थर्टी सेवन, अच्छा सवाल, मेंटेन एट 12 वोल्ट द करंट इन द जीनर डायोड वेरीज फ्रॉम 0 to 50 मिली एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटेज ऑफ द डायोड। ठीक है, देखो बेटा जो वाटेज इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, ठीक। और जब बेटा दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, जो पावर लॉस इसका होगा वही पावर लॉस इसका होगा, और पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और V इंटू वी बाई आर को बेटा आई पढ़ लेते हैं, तो V इंटू आई, V इंटू आई, V कितना है 12, और I की वैल्यू करंट, जो करंट कितनी है बेटा डायोड में 0 to 50 मतलब 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 600 इंटू 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं 0.6 वाट, आंसर इज द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन, सिंपल पेंडुलम में हमसे ग्राफ पूछ रहा है बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ, ठीक, लेंथ एंड टाइम पीरियड। इधर देखो बेटा लेंथ और टाइम पीरियड के बीच का हमसे ग्राफ पूछ रहा है, देखो इधर t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी, स्क्वायर करो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² अपॉन जी, ठीक। अब बताओ t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4π² अपॉन जी इंटू एल, क्या ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स टाइप का दिख रहा है, और हमने बताया था किसी एक की पावर 2 हो और दूसरे की पावर 1 हो, मतलब किसी एक टर्म की y या x की पावर क्वाड्रेटिक हो और y या x दूसरे की पावर लीनियर हो, तब जो ग्राफ बनता है कैसा होता है पैराबोला। इसमें t मान लो y है, t की पावर 2 है और l की पावर x, x मतलब 1, भाई l और x एक है और l की पावर कितनी है 1, तो एक की पावर 2 और दूसरे की पावर 1, तो ग्राफ कैसा होगा पैराबोला। इफ एरर इन m, l एंड t आर रिस्पेक्टिवली p, q, r, देन एरर इन x, x में एरर, भाई ये तो सबसे आसान सवाल है, इस सदी का सबसे आसान सवाल। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू m की पावर कितनी है अल्फा,
पावर को आगे ले आते हैं और जो एरर होता है डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना एरर है? इनटू पी। ठीक, फिर एल की पावर कितनी है? बीटा। बीटा को आगे ले आएंगे, जो भी है उसमें एरर क्यू से मल्टीप्लाई। फिर पावर कितनी है? गामा। गामा को आगे ले आएंगे, एरर कितना है? आर। इतना टोटल परसेंटेज आ जाएगा। अल्फा पी बीटा क्यू गामा आर ऐड करेंगे, सब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है एरर में। सारी चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, किसी की पावर हो, पावर आगे ले आओ, मल्टीप्लाइड बाई दिस। पावर आगे ले आओ, मल्टीप्लाइड बाई दिस। 40 नंबर। Two bodies having mass 10 kg and 5 kg are moving concentric orbit of radius 4 and 8 meter such that their periods are same। ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, t1 की वैल्यू t2, पीरियड सेम है, पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। और ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन वी बाई आर, v1 अपॉन r1। ठीक, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा v बाई आर, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन v2 बाई r2। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा r1 अपॉन v1 इज इक्वल टू r2 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? r1 अपॉन r2। ये पता चल गया इतनी बात। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a1 अपॉन a2, v1 स्क्वायर अपॉन r1 अपॉन v2 स्क्वायर अपॉन r2, यही तो होता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इंटू r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। v1 अपॉन v2 क्या है? r1 अपॉन r2, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू r2 बाई r1। ये नहीं रहेगा बेटा ना, तो ये R2 इससे जाएगा, ये R2 R1 इससे जाएगा, मतलब यहाँ कितना बचेगा? R1 अपॉन R2। R1 कितना है? 4, R2 कितना है? 8। आंसर 1/2। आंसर क्या दिया है? 1/2। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। पहले हम v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 निकालो, फिर सिंपल फॉर्मूला रखो और वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर खट से आएगा। A particle of mass 1 kg is performing vertical circular motion। क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देन पावर। ठीक, देन पावर की बात कर रहा है ना सभी में। पावर पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखो बेटा, P इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट V, पढ़ाया हुआ है। इसको हम लोग लिखते हैं FV cos थीटा। ठीक है, चलो भाई, कह रहा है 0.4। 0.4 कौन सा है? ये है। ठीक, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन एट 0.4 इज नेगेटिव। टेंशन देखो हमारे पास हमेशा किधर लग रहा होगा? ठीक, ये स्ट्रिंग में लग रहा होगा। अब स्ट्रिंग अपनी तरफ टेंशन लगाती है, ऐसे लगा दो। ठीक, और वेलोसिटी इधर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पॉइंट, कह रहा है कि अब देखो एंगल ये कितना है? ये 90 है। तो F मतलब टेंशन है, टेंशन T, और V अपने पास ये है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो cos 90 की वैल्यू, cos 90 इज 0, नेगेटिव तो हो नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन एट 0.2 इज पॉजिटिव। 2 पॉइंट पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा, F इधर होगा, फिर से एंगल 90, फिर से 0, इसमें पॉजिटिव लिखा है तब भी ये भी गलत हो गया। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट 0.3, 3 पॉइंट की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और वेलोसिटी किधर होगी? ऊपर की तरफ। ये कितनी है? v है, दोनों के बीच का एंगल पाई, एंगल कितना है? पाई डिग्री है। ठीक है, एंगल हमारे पास जो है वो कितना है? पाई डिग्री है। पाई मतलब कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर कॉस पाई आ जाएंगे ना, कॉस पाई इज -1, मतलब नेगेटिव आएगा। इसमें क्या लिखा है? 0, ये भी गलत हो गया। चौथा,
चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट 4, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। अब बताओ v के साथ एंगल क्या 90 यहां से यहां तक, थीटा और ऐड कर दो तो टोटल एंगल कितना हो गया, एफ वी कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का एफ वी कॉस थीटा आएगा, तो वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, जी हाँ, तो आंसर कौन सा ही होगा, फोर्थ पार्ट। आगे बढ़े बेटा, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज increased by 300%, the momentum बेटा हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, √2mk। अब k को कह रहा है 300% बढ़ा दो, 300 अपॉन 100, अब k कितना बढ़ गया 3k, तो फाइनल कितना हुआ 3k प्लस k पहले था तो कितना हो गया 4k, तो P इनिशियल ये था, अब P फाइनल √2m इंटू 4k, तो कितना हो जाएगा 2√2mk, तो P फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू P इनिशियल। देखो 4k रखा हमने, 4 को जब बाहर करें 2 बाहर आएगा, 2m के अंदर है, 2m की वैल्यू P इनिशियल है, तो जो P फाइनल अपने पास है वो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया P इनिशियल का, P इनिशियल का 2 टाइम्स हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया, तो बढ़ा कितना, जस्ट डबल होने का मतलब 200%, देखो बेटा जस्ट डबल हो गया, ऐसे निकाल सकते हो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, तो P फाइनल 2P इनिशियल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इंटू 100 कितना बढ़ गया 100% ये इंक्रीज कर गया, परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला है। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, डबल हो गया मतलब कितना बढ़ गया 100%, ट्रिपल हो जाएगा कितना बढ़ जाएगा, अगर ये ट्रिपल हो जाता है, जैसे ये भी डबल हुआ तो कितना बढ़ा 100%, और अगर ट्रिपल हो जाता है तो 3pi माइनस पी आई अपॉन पी आई, तो मतलब 200% बढ़ गया, ठीक। ऐसे ही 4 टाइम्स हो जाता है मतलब 300% बढ़ गया, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला केवल हमें ध्यान रहना चाहिए कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक दिन बेटा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक क्लास लेंगे, उसमें हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे ना, ये बात ज़्यादा ध्यान देना है। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रॉन्ग स्टेटमेंट, आर ट्रांसवर्स, जी हाँ ट्रांसवर्स होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा होता है, चलो सही। ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, सभी मीडियम में सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, जी हाँ। ट्रेवल विद द सेम द स्पीड ऑफ लाइट, जरूरी नहीं है कि लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करें क्योंकि इसकी अपनी स्पीड होती है v इज इक्वल टू ई अपॉन वी, ठीक। और आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, जी हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है ये वाला, तो आंसर थर्ड पार्ट। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द के इज इक्वल टू, देखो बेटा जब ओपन थी तो इसमें तो चार्ज जाएगा नहीं, इसमें जा गया, इसमें तीनों में जा रहा था, तो सी किसमें है पैरेलल में, सी और सी किसमें हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तीनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3C, और 3C के साथ ये C सीरीज में, तो 1/3C प्लस 1/C, तो 3C 1 प्लस 3 मतलब नेट कैपेसिटेंस 3C/4, ये C इक्विवेलेंट आ गया, तो नेट चार्ज कितना निकल रहा था बैटरी से 3C/4 इंटू V, 3CV/4, ये था कब जब की ओपन थी। अब इसको क्लोज कर दिया गया, अब जब इसको बेटा क्लोज किया जाएगा तो जो चार्ज यहाँ से आ रहा होगा ऐसे पास करते हुए ऐसे निकल जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब तब फाइनल नेट, अब जो नेट कैपेसिटेंस आया वो कितना हो गया C हो गया, तो चार्ज कितना हो गया C इंटू वी,
अब चार्ज कितना हो गया, CV हो गया। अब कह रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, सेल से कितना चार्ज फ्लो करेगा। पहले कितना जा रहा था 3CV/4, तो अब CV माइनस 3CV/4 कितना आ जाएगा CV/4। अब इतना चार्ज इसको फ्लो करना पड़ेगा CV/4। फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चले भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 106, बहुत अच्छा सवाल हमने बताया, मैथ्स के सवाल डालेंगे, इसमें को सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें बुद्धि लगानी है। देखो साइन है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री π/2 मतलब 90 डिग्री पर क्या होता है 1 होती है वैल्यू। अब इसका 106 यहाँ कहीं होगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वैल्यू 1 के जो बिल्कुल पास वाली वैल्यू होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 1 के बिल्कुल पास वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है 24/25, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। समझ के, बस इतनी बुद्धि लगानी थी और कुछ नहीं करना है। हमने इस क्वेश्चन को इसीलिए केवल रखा था सीट में कि तुम्हें ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए। नॉलेज ऐसे बढ़ना है, ये ग्राफ है, साइन 90 पर 1 ले रहा है, 106 बिल्कुल 90 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं होगा, मतलब बिल्कुल 1 के पास वाली वैल्यू लेगा, 1 से थोड़ी सी कम लेगा लेकिन पास में जो हो, 1 के बिल्कुल पास कौन सी वैल्यू है 24/25, तो आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर होगी बात। चलो बेटा, आज हम लोग कल इसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू सो मच।